नमस्कार दोस्तों। आज लक्ष्य क्लासेस के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे अपवर्जन तथा समावेशन शिक्षा के विशेष परिप्रेक्ष्य में इसको अलग अलग तरीके से कौन कौन से कारक हैं जो अपवर्जन को प्रभावित करते हैं, जो समावेशन को प्रभावित करते हैं, किन कारकों से ये प्रभावित होते हैं, इन चीजों का हम अध्ययन करेंगे। इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या है, इस पर एक चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले टर्म्स जो है दोनों, अपवर्जन तथा समावेशन क्या है। अपवर्जन यानी एक्सक्लूजन, किसी विशेष वर्ग को, समाज के किसी विशेष वर्ग को, किसी विशेष तबके को, उसका वर्गीकरण का आधार चाहे जो भी हो, अगर उसे किसी चीज से, किसी अधिकार से या किसी कार्यकलाप से वंचित कर दिया जाता है तो उसको अपवर्जन कहते हैं। एक्सक्लूड कर दिया जाता है मतलब वह एक विशेष वर्ग होना चाहिए जिसको कि एक्सक्लूड किया जा रहा है, और उसमें विभेदीकरण का एक निश्चित पैमाना होना चाहिए। जैसे अगर जातिगत तौर पर हो रहा है तो किसी एक जाति को एक्सक्लूड किया जाता है, या अगर धार्मिक आधार पर हो रहा है तो किसी एक विशेष धार्मिक समूह को अलग किया जाता है। अगर इसमें विभिन्न जातियों या विभिन्न धर्मों को शामिल कर लिया जाए, या समाज की किसी ऐसे चीजों को शामिल कर लिया जाए जिसका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, तो उसको हम लोग एक्सक्लूजन नहीं मानेंगे। तो इस तरह से समावेशन भी होता है, इंक्लूजन, जिसमें इंक्लूड करते हैं जो छूटे हुए बचे हुए ऐसे तबके हैं, वर्ग हैं, या कोई विशेष तरह का ये समूह है जो किसी चीज से अपवर्जित है, तो उसको फिर से इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग, उसको एक साथ इंक्लूजन या समावेशन करते हैं। तो देखते हैं हम लोग शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में अपवर्जन तथा समावेशन क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था जो थी, पुरातन शिक्षक शैक्षिक व्यवस्था या वैदिक शैक्षिक व्यवस्था जो थी, उस समय ऐसा कुछ विशेष नहीं था। बहुत सारे ऐतिहासिक और धार्मिक पुस्तकों से पता चलता है कि शिक्षा पाने का अधिकार जो था वह सार्वभौमिक था। कालांतर में इसमें समय के साथ जिस तरह से विदेशी आक्रमण हुए या विदेशी हस्तक्षेप बढ़ा, उस तरह से उसके साथ साथ एक्सक्लूड कर किया जाने लगा, एक्सक्लूजन शुरू हो गया। जो कमजोर तबका था, जो किसी भी दृष्टि से सामाजिक, आर्थिक, जातिगत, धार्मिक या अन्य किसी भी कारण से जो कमजोर था, उस तबके को शिक्षा से अलग कर दिया गया। और शिक्षा से अलग करने के कारण वो 1, 2, 3, 4 पीढ़ियां बीतते बीतते वो एक्सक्लूड हो गए। वह धर्म, वह जाति, वह वर्ग, समाज का वह हिस्सा बिल्कुल ही एक्सक्लूड हो गया एजुकेशन से। अब उसके जो बच्चे हैं वो एजुकेशन में नहीं आ रहे हैं, और इस तरह से हमारा समाज पिछड़ते चला गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद या उसके कुछ पहले ही जब शैक्षिक सुधार हो रहे थे, अनेकों ब्रिटिश काल में भी बहुत सारे शैक्षिक सुधार कमिटियां आई जिन्होंने इंक्लूड करने की कोशिश की, समावेशन की कोशिश की, जिसके कारण बहुत से वर्गों को समावेशित किया गया, करने का प्रयास किया गया। तो आइए हम लोग देखेंगे इसमें कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं और किन पैरामीटर्स पर आधारित इनका वर्गीकरण किया गया, किस तरह से इनको एक्सक्लूड किया गया, और फिर उनके इंक्लूजन के लिए और क्यों जरूरी है इंक्लूजन। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अगर एक्सक्लूड कर दिया गया तो इंक्लूजन क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपवर्जन को, क्योंकि हमारा समाज जो है, जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, जो धार्मिक तथ्य हैं, बहुत सारी विभिन्न पुस्तकों में लिखी गई है, उसके हिसाब से अपवर्जन जो है यह पहले नहीं था। जब से विदेशी हस्तक्षेप, शासन में विदेशी हस्तक्षेप हुआ, उसके बाद से अपवर्जन का सिद्धांत जो था उसको लागू किया गया, ताकि समाज को विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाए, और बांटने के बाद सामाजिक कड़ियां जो है उनको कमजोर किया जाए। उस तरह से जो शासक रहे उस समय के तत्कालीन शासक, उनके दिमाग में संभवतः यही रहा होगा। इस कारण इन्होंने बहुत आधारों पर, सामाजिक आधार पे, आर्थिक आधार पे, जातिगत, धार्मिक आधारों पे एक्सक्लूड करने की कोशिश की। अब इसका कारण ये हुआ, इसके कारण समाज के विभिन्न जातिगत समूह, जिन्हें आज हम पिछड़े वर्ग या अति पिछड़े वर्ग के नाम से जानते हैं, शेड्यूल कास्ट के नाम से जानते हैं, मतलब अनुसूचित जातियां, तो इनका वर्गीकरण जो है यह बाद में शैक्षिक आधार पर ही हुआ, मगर इसे शिक्षा से विमुख किया गया विदेशी शासन के में। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि से लेकर कर्ण
और ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं हमारे धार्मिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथों में, जिसमें ये पता चलता है कि अपवर्तन हमारे समाज का हिस्सा नहीं था। जैसे निषाद राजकेवट और श्री राम, भगवान श्री राम एक साथ एक ही गुरुकुल में पढ़े हुए थे। तो इस तरह का सिस्टम था, हमारा वेल डेवलप्ड सिस्टम था, जिसको नष्ट कर दिया गया विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा। और फिर बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ पूर्व इसे कोशिश किया गया कि इनको इंक्लूड कर लिया जाए, इनका समावेशन किया जाए, क्योंकि समाज के किसी एक वर्ग, किसी एक जाति, किसी एक धर्म के उन्नयन से समाज की उन्नति कभी नहीं हो सकती है, और ये एक इम्बैलेंस सा बनने लगता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए समावेशन की नीति अपनाई गई, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो काफी इसमें सुधार भी आया, और तीव्र गति से समावेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो इसमें जो बंटवारा था वह सामाजिक आधार पर हुआ, जैसे समाज के जो अग्रणी व्यक्ति थे उनको शिक्षा का अधिकार मिला, जो पिछड़े थे उनको नहीं मिला। आर्थिक आधार पर जो संपन्न लोग थे उनके बच्चे स्कूल जाते थे, गुरुकुलों में जाते थे, पढ़ने जाते थे। बाकी निम्न तबके के लोग, क्योंकि जब से ब्रिटिश सत्ता आई हमारे भारत में, या मुगल काल में तो शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही चौपट हो गई थी। उसके बाद जब ब्रिटिश आए तो शिक्षा का थोड़ा थोड़ा पुनर्जागरण के बाद भारत में भी एक लॉ निकली, लेकिन उसमें कौन लोग पढ़ने जाते थे? जो आर्थिक आधार पर समृद्ध थे, क्योंकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें उस समय ब्रिटेन जाना पड़ता था, और वहां से वो वकालत की या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर आते थे। तो आर्थिक आधार पर भी एक्सक्लूजन हो गया। जो गरीब तबका था, चाहे वह सवर्ण ही क्यों ना हो, उनको उच्च शिक्षा से या शिक्षा से दूर करने की कोशिश की गई। और इतना महंगा हो गया शिक्षा ब्रिटिश काल में, उच्च शिक्षा की, बहुत सारे लोग केवल साक्षर बन पाए, और अंग्रेजों ने साक्षर भी उतने ही लोगों को करने की कोशिश की जितनी की उन्हें जरूरत थी। यानी उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से आदमियों का मशीनीकरण किया। उन्होंने शिक्षा का प्रसार नहीं किया, आदमी का मशीनीकरण किया, ताकि वो उसके लिए उपयोगी बन जाए, उसके कार्य को करने के लिए। बहुत सारी सेवाएं थी, रेलवे, डाक सेवाएं, तो इतने मात्रा में, इतने ज्यादा संख्या में अंग्रेज यहाँ नहीं थे, तो उन्होंने उतनी ही मात्रा में क्लर्क के लिए या आदेशपाल के लिए इसी स्तर की शिक्षा को भारत में कंटिन्यू रखा, और उच्च शिक्षा से इसे दूर रखा गया। उसी तरह से जातिगत आधार पर भी एक्सक्लूजन हुआ। जो ऊंची जातियां थी, ब्राह्मण क्षत्रियों के बच्चे थे, वो गुरुकुल में जाते थे, और वैश्य शूद्रों के जो बच्चे थे वो नहीं जाते थे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चे जो थे वो नहीं जाते थे। हालांकि यह विभाजन मुगल काल में हुआ था, उसके पहले ऐसा नहीं था। जैसा कि हमने पहले ही देखा है कि अंगराजकर्ण और निषाद राजकेवट, वाल्मीकि वगैरह, ये जो थे, ये समाज के उसी वर्ग से थे, उसी जाति से थे, जिनको हम लोग शिक्षा से मुगल काल में जिनको दूर कर दिया गया। तो इस तरह से जातिगत आधार पर भी एक्सक्लूजन हुआ। फिर धार्मिक आधार पर एक्सक्लूजन हुआ। मुगल काल में ही मदरसों की शिक्षा, अरबी भाषा की शिक्षा या उर्दू की शिक्षा जो थी, उसको संस्कृत की शिक्षा और उर्दू को शिक्षा को अलग कर दिया गया, और धार्मिक आधार पर एक्सक्लूजन वहां से शुरू हो गया कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय हैं वो संस्कृत के गुरुकुलों में जाएंगे, और जो मुसलमान हैं या कायस्थ हैं या अन्य जातियां जो है वो मदरसे में जाकर उर्दू की शिक्षा लेंगे और राजकार्य में सहयोग करेंगे मुगल सत्ता के साथ। तो इस तरह से धार्मिक आधार पर भी एक्सक्लूजन किया गया, और अन्य कारण, अन्य जो थे, जो कि बहुत सारे क्षेत्रीय कारण थे, उनके आधार पर भी एक्सक्लूड कर दिया गया बहुत सारे लोगों को। अब जब समाज का सम्यक विकास, जब विकासवादी विचार है, विकासवाद की एक परिकल्पना की गई यूरोपीय पुनर्जागरण के बाद, तो अंग्रेजों ने भी अपने अंतिम समय में इंक्लूजन की कोशिश की, और इस इंक्लूजन के लिए उन्होंने इन सारे बैरियर्स को हटाने की वकालत की। हालांकि अंग्रेज इसमें बहुत ज्यादा सफल नहीं हुए, यूं कहे कि उनकी मंशा भी जो थी वह साफ नहीं थी कि इसको करना भी है या नहीं करना है, या उन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए कि भारत के समाज के लिए हम बहुत काफी कार्य कर रहे हैं, इस तरह की बातें हो सकती है। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह देखा गया कि यह जो बड़ा सा जातीय समूह है, यह शिक्षा से दूर है, तो इनको इंक्लूड करने की कोशिश की गई। और ये न सिर्फ जातीय, सामाजिक, आर्थिक और ये कारण थे, बल्कि इसमें एक महत्वपूर्ण हमारा पैरामीटर आता है इन सबके बराबर, और वो है शारीरिक रूप से
शारीरिक रूप से जो अक्षम थे उनको भी एक्सक्लूड करके रखा गया। जैसे दिव्यांग जो लोग होते हैं, मूक बधिर होते हैं, चलिए अंधेपन को तो हम लोग मान सकते हैं कि ब्लाइंडनेस एक ऐसा चीज है जिसमें स्पेशल स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है, मगर अन्य विधियों से जो विकलांग थे, जो दिव्यांग लोग थे, उनको भी शिक्षा से दूर रखा गया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वैसे चीजों को इंक्लूड करने की कोशिश की और हाल के पिछले 2-3 दशकों में इसमें काफी सुधार आया है। बहुत बेहतरीन कार्य किया गया है सरकार के द्वारा, एजेंसियों के द्वारा, स्कूल के द्वारा और खास करके शिक्षकों के द्वारा। जो शिक्षक ग्राउंड लेवल पे पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने वाले शिक्षक ही होते हैं। तो अगर कोई भी पॉलिसी अगर सफल होती है गवर्नमेंट की, तो निस्संदेह उसमें शिक्षकों का बहुत बड़ा हाथ होता है। बिना शिक्षकों की सहायता के इनमें से कोई भी पॉलिसी, गवर्नमेंट चाहे लाख पॉलिसी बना ले, और अगर उसको ग्राउंड लेवल पे शिक्षकों ने सपोर्ट नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो पॉलिसियां बस किताबी पन्ने रह जाएंगी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से इन सारे बैरियर्स को तोड़ते हुए और इंक्लूजन की कोशिश की गई। इंक्लूजन में है क्या कि जो भी है उनका एक जो हमारा संविधान कहता है कि जाति, धर्म, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर हम विभेद नहीं कर सकते हैं। समानता का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, और इस समानता के अधिकार को अगर हम लागू करते हैं तो समावेशन ऑटोमेटिक हमारे यहाँ लागू हो जाता है, स्वयं लागू हो जाता है। तो इस समावेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे संविधान के पहले पन्ने से लेकर अंतिम पन्ने तक उसमें वर्णित है। तो इसके आधार पर हम लोगों ने कोशिश की कि समावेशित किया जाए। जो लोग वंचित रह गए पीढ़ियों से, दशकों से, हो सकता है कि उनका कोई पीढ़ी ज्ञात, कोई भी पीढ़ी विद्यालय कभी गया ही नहीं, उनके पहले पीढ़ी के बच्चे भी स्कूल अब आ रहे हैं। तो यह बहुत ही एक बढ़िया सिचुएशन बन रहा है। तो इसमें हम लोग आते हैं इस टॉपिक में, इस चैप्टर में। अब हम लोग अपवर्जन तथा समावेशन में आएंगे और एक एक टॉपिक को एक एक क्लास देकर शॉर्ट कैप्सूल टाइप वीडियोस के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। और कल से हम लोग फिर से रेगुलर होते हैं एक बार, क्योंकि बीच में कुछ टेक्निकल और पर्सनल प्रॉब्लम थी जिसके कारण क्लासेस नहीं आ पा रहे थे। तो बस आप लोग का सहयोग और प्यार चाहिए, और कल से हम लोग फिर से कंटिन्यू होते हैं इसी टॉपिक अपवर्जन तथा समावेशन के साथ। बस आज के लिए धन्यवाद।